दोस्तों एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज। ये जो मुद्दा है पार्टिकुलरली जो यंग कपल्स हैं जिनकी एज 18 से कम है और यदि वो लव के चलते चलते रिलेशन में रहते हैं और संबंध बनाते हैं और कहीं यदि शिकायत चली जाती है थाने में, तो जो रिलेशन है वो एक अपराध घोषित हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो नए कानून आए हैं वो सेक्स अब्यूज़ को रोकने के लिए 18 साल से कम उम्र में यदि रिलेशन होता है उसको अपराध माना जाता है, उसको रेप की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो रिलेशन है यदि सहमति के साथ में बने हैं तो वो रेप नहीं माने जाते हैं। ऐसे कई सारे कोर्ट में जजमेंट आ चुके हैं। इसी चीज़ को लेकर के हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस इशू को यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर इशू क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन मूल रूप से 2012 में निपुण सक्सेना ने इसको दायर किया था। इसमें एक अहम क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों के बीच यदि सहमति से रिलेशन होता है, इसको पॉक्सो कानून के अंतर्गत यौन शोषण, रेप या फिर अपराध माना जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर इंदिरा जयसिंह का तर्क दिया जाता है एमिकस क्यूरी। सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा नियुक्त जो वरिष्ठ वकील हैं इंदिरा जयसिंह ने अपनी जो दलील दी थी लिखित में, वो क्या था, उसमें बोला जाता है कि जो कॉन्सेंट है बिटवीन 16 से 18 ये एब्यूज़ नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये कॉन्सेंसुअल है, मतलब आपसी सहमति से हुआ है। तो जो एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 60 ईयर्स दुनिया भर में, क्योंकि 16 साल की जो सीमा है सेक्सुअल मैच्योरिटी की रूप में उम्र मानी जाती है और भारत में भी ये पूर्व में एज ऑफ कंसेंट हुआ करती थी। लेकिन जब से पॉक्सो और आईपीसी आया है तब से हमने बदलाव किए हैं, 16 से 18 कर दिए थे। पॉक्सो एक्ट की धारा सेक्शन 2D में चाइल्ड की परिभाषा में 16 से 18 वर्ष के किशोरों को हटा दिया जाए केवल कॉन्सेंट वाले मामलों में। इसके अलावा आईपीसी की सेक्शन 375 रेप और भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 63 में भी ऐसा बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा क्लोज इन एज एक्सेप्शन का सुझाव भी दिया जाता है। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि वो एक क्लोज इन एज एक्सेप्शन को पॉक्सो में शामिल करेंगे। मतलब अगर दोनों पार्टनर 16 से 18 एज के हैं, दोनों की सहमति है, तो ये कानूनी अपराध नहीं होना चाहिए। इससे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कपल्स को, लेकिन किशोरों के प्रेम संबंधों को अपराध की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो 2013 में एक बदलाव आया था। क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 के बाद एज ऑफ कंसेंट को 16 से बढ़ा करके 18 कर दिए थे। लेकिन जयसिंह का कहना है इसका कोई साइंटिफिक या फिर सोशल बेस नहीं था, ना ही हमारे पास डेटा था कि 16 की एज ऑफ कंसेंट में कोई दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2025, दिन है शनिवार। आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल है ये पार्टिकुलरली मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसका मतलब होता है ये जो गटर रहते हैं, टॉयलेट्स रहते हैं, इनकी सफाई हाथ से की जाती है। पार्टिकुलरली ये जो काम होता है जाति से जुड़ा हुआ वर्क रहता है। अभी तक देखा जाए तो ज़्यादातर ये काम करने वाले लोग जो हैं दलित लोग होते हैं। इसलिए यदि सेप्टिक टैंक की सफाई हो रही है, गटर की सफाई हो रही है और कोई व्यक्ति गड्ढे के अंदर घुसा है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आर्टिकल जोर देता है कि किस प्रकार से हम मैनुअल स्क्वेंजिंग में मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम सरकार लेकर के आई है और कौन कौन से प्रयास किए जाने अभी बाकी है। मैनुअल स्क्वेंजिंग और सेप्टिक टैंक डी स्लजिंग एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। बात करते हैं दोस्तों हम भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको बोलते हैं हाथ से मैला उठाना, साथ ही साथ सेप्टिक टैंक डी स्लजिंग, मतलब सेप्टिक टैंक की सफाई करना, आज भी एक गंभीर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। कई सारे कानून, कई सारी पॉलिसीज आ चुकी हैं, इसके बावजूद भी यह आर्टिकल जोर देता है कि अब मैकेनाइज सॉल्यूशन हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि जो वर्कर मैनुअली ये काम करते हैं वो जानलेवा स्थिति में काम कर रहे हैं। बात करते हैं सेप्टिक टैंक डी स्लजिंग क्या होता है। इसमें अंडरग्राउंड टैंक्स की सफाई करी जाती है जहां पर हाउस होल्ड टॉयलेट वेस्ट जमा होता है। ये सैनिटेशन का एक इसेंशियल टास्क होता है, लेकिन इसे चलाने वाला मॉडल बहुत ज़्यादा जानलेवा है। इससे वर्कर की डेथ हो गई है, ये आम बात है। ये इन्फोर्समेंट और सोशल जस्टिस दोनों के लिए चैलेंज हो गए हैं। कानूनी अमल और सामाजिक न्याय दोनों के लिए कोई आसान बात नहीं है। बात करते हैं हम रियलिटी ऑफ सेप्टिक टैंक क्लीनिंग की। डेथ और सेफ्टी मेजर्स की कमी देखने को मिली है।
सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर की सफाई इनहेरेंटली हजार्डियस होती है, मतलब यहाँ पर जहरीली गैसें होती हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है। मौतों का जो पैटर्न है ट्रेजिकली रिपीट होते जाता है, जैसे कि पहला वर्कर सफाई करने के लिए जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है गैस से, दूसरा उसको बचाने जाता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अनुसार 2022 और 2023 में 150 वर्कर की डेथ हुई है। इसके अलावा एक और सोशल ऑडिट आया है जिससे पता चला है कि 54 जो मृतक वर्कर में से 38 को लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया था। मतलब हायर एंड फायर वाला सिस्टम रहता है, कम में ज़्यादा काम ले लो और सेफ्टी की कोई व्यवस्था मत दो। सिर्फ 5 ही गवर्नमेंट पेरोल पर थे, तो जाहिर सी बात है जब इनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर काम में रखा जा रहा है तो दूसरी चीज़ें भी कम हो जाती हैं, जिस प्रकार से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भारी कमी रहती। 2024 में 57,758 हजार्डियस क्लीनिंग वर्कर चिन्हित किए गए, लेकिन सिर्फ 16,791 पीपीई किट्स ही बांटी गई थी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन की कमी देखने को मिली है। सिर्फ 14,000 से कम वर्कर को हेल्थ कार्ड मिले हैं। पूरे देश के 4,800 अर्बन लोकल बॉडीज़ में सिर्फ 837 सेफ्टी वर्कशॉप कराए गए हैं। यदि ये सेफ्टी वर्कशॉप कराए जाते हैं तो इन लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है कि कैसे करके हमको बचना है, कैसे करके सफाई करना है। आगे फिर डेटा कलेक्शन के गैप की बात यहाँ पर करी जाती है। रूरल सैनिटेशन वर्कर पर लगभग हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है, जिससे समस्या का सटीक आंसर हम नहीं ले पाते हैं। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क और उनकी कमियों की बात करें तो भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकने और मशीन बेस्ड सफाई को बढ़ावा देने के लिए बहुत मजबूत कानून है। इसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन इनका बहुत कमजोर है। मुख्य कानून और दिशा निर्देश की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलाइजेशन एक्ट 2013 आया था, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को सीधा गैरकानूनी बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहना चाहिए डायरेक्टिव आ चुके हैं, कड़े आदेश जारी किए हैं। स्वच्छ भारत गाइडलाइन भी आया है, मैनुअल क्लीनिंग डिस्करेज करने की सलाह दी गई है एंड नमस्ते स्कीम आई थी सन 2023 में। मशीन बेस्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए इसको लॉन्च किया गया, लेकिन इस स्कीम को सिर्फ 14 करोड़ मिले हैं, जो एक भी बड़े शहर की सीवर क्लीनिंग मशीन मैकेनाइज करने के लिए नाकाफ़ी है। कुछ और अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट, ये सिर्फ कागजों पर ही इफेक्टिव हैं, ग्राउंड पर रिसोर्स और पावर की कमी है। अकाउंटेबिलिटी की शिफ्टिंग हमको देखने को मिली है। जब किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो पुलिस नीचे किसी सुपरवाइजर पर केस करती है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं पकड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर एफआईआर दर्ज हो, इसके अलावा मॉनेटरी लाइबिलिटी लगाया जाए, मुआवजा दिलवाया जाए, लेकिन लोकल बॉडीज़ ने अब तक ऐसे नियम नोटिफाई नहीं करे हैं। बात करते हैं कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं और मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली डेथ को रोक सकते हैं। आज के टाइम में मशीन, रोबोट आ चुके हैं जिनके माध्यम से मैनुअल सफाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा की बात करें, वर्कर को पीपीई किट और मैकेनाइज्ड डिस्लेजिंग व्हीकल दिए गए हैं। तमिलनाडु चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर सीवर रोबोट से 5,000 से ज़्यादा मैनहोल की सफाई हुई है। एक्सपर्ट का कहना है अगर मशीन परचेज के लिए सब्सिडी सरकार दे, प्रॉपर ट्रेनिंग दे, तो लगभग पूरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन से साफ हो सकता है। लेकिन सरकारी टेंडर अभी भी मैनुअल बिड्स मांगते हैं, मतलब सरकार खुद भी मैनुअल सिस्टम को बढ़ावा दे रही। इसके बाद सोशल जस्टिस डायमेंशन भी है यहाँ पर। मैनुअल स्कैवेंजिंग सिर्फ सैनिटेशन नहीं बल्कि सोशल जस्टिस का भी मुद्दा है। 2/3 हजार्डियस क्लीनिंग वर्कर दलित कम्युनिटीज से आते हैं, समाज का सबसे वंचित तबका है। ये बताता है कि कैसे कुछ जातियों को आज भी घृणित कामों में धकेला जा रहा है। रिहेबिलाइजेशन पैकेजेस में कई ज़रूरी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, जैसे कि हाउसिंग, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, हेल्थ केयर, इसलिए फैमिलीज़ इस काम से बाहर नहीं निकल पाती। जो महिलाएं जो आज भी सूखे शौचालयों की सफाई करती हैं, उन्हें तो और भी कम पॉलिसी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद कंप्रहेंसिव रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन है यहाँ पर। अगर इस समस्या को हमें सच में ख़त्म करना है तो सरकार और समाज को मिलकर के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मल्टी डायमेंशनल एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से क्या किया जा सकता है, बताया जा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को 100% मैकेनाइज करें। हजार्डियस क्लीनिंग को लाइसेंस बेस्ड प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। वर्कर को ट्रेनिंग और सेफ्टी वर्कशॉप मिलेगा। वैलिड लाइसेंस के बिना काम करना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी दे, लोन दे वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर को। ये लोन म्युनिसिपल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा जा सकता है, मतलब जिसके पास मशीन है उन्हें काम भी मिलना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर ही हमें सख्ती दिखाना है। अगर वर्कर की डेथ होती है तो मालिक को जिम्मेदार बनाया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है।
फिर रूरल वर्कर की प्रोफाइलिंग हमको करना है ताकि ग्रामीण इलाकों की सैनिटेशन रियलिटी को हम समझ सकें। स्वच्छ भारत रूरल बजट में डी स्लेजिंग शामिल हो, मतलब जैसे कि नमस्ते स्कीम को ग्राम पंचायत तक हम बढ़ावा दे सकते हैं, प्रोफाइलिंग एंड सब्सिडीज समेत। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम से रिलेटेड है। 26 जुलाई को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं मैंग्रोव डेज़ को। इसी पर बेस्ड ये आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जुड़ा हुआ है हमारा पर्यावरण। 1980 के अंत तक मैंग्रोव्स की वैल्यू सिर्फ उन लोकल कम्युनिटीज़ को पता थी जो इन जंगलों के पास रहती थी और मछली पकड़ने जैसे कामों से रोजी रोटी कमाती थी। लेकिन आज मैंग्रोव्स एक बड़ा टॉपिक बन चुका है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, क्लाइमेट एडाप्शन में, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कोस्टल फिशरीज़ को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र तट के किनारे मछली पालन संभव हो पाता है। साथ ही साथ शोरलाइन बर्ड सेंचुरीज़ को कंजर्व करना, यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया जीव जंतु अपना घर बनाती हैं। इसके बाद 1988 में यूएनडीपी और यूनेस्को ने मैंग्रोव पर रीजनल रिसर्च चालू कर दिया था। लेकिन असली बदलाव 1989 में आता है जब एम.एस. स्वामीनाथन ने क्लाइमेट चेंज से कोस्टल क्षेत्रों को बचाने के लिए मैंग्रोव की ज़रूरत पर जोर दिया था। मतलब यहाँ पर बात हम करते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों की। उन्होंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज से सी लेवल बढ़ेगा, ज़मीन और पानी साल्टी हो जाएगा, फिर फूड प्रोडक्शन और जॉब्स पर बुरा असर पड़ेगा। सबसे पहले समुद्र का लेवल बढ़ेगा, किनारे किनारे का जो एरिया है उसमें समुद्र का पानी भरते जाएगा, मतलब खारा पानी। फूड प्रोडक्शन और जॉब पर सीधे सीधे असर पड़ने वाला है। इसके अलावा साइक्लोन ज़्यादा होंगे, मतलब जानमाल को ज़्यादा नुकसान होगा। इस पर उन्होंने सुझाव दिया था कि मैंग्रोव वेटलैंड का सस्टेनेबल मैनेजमेंट ज़रूरी है, मतलब इकोलॉजी, इकोनॉमी और इक्विटी के प्रिंसिपल के बेस पर। उन्होंने ये भी बोला था कि मैंग्रोव प्लांट के जीन का यूज़ करके साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हम बना सकते हैं। मतलब मैंग्रोव वाले एरिया में अक्सर साइक्लोन आते रहते हैं, बाढ़ आते रहती, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे चावल बनाएंगे जो ज़्यादा खारे पानी को सह सकें, धान की फसल हमारी प्रभावित ना हो। यही सब के चलते चलते ISMA की स्थापना और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिला था। डॉक्टर स्वामीनाथन की पहल से 1990 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम की शुरुआत ओकिनावा जापान में हुई थी। ये इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे हैं 1990 से 93 तक। उन्होंने चार्टर फॉर मैंग्रोव बनाया और इसे 1992 के वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर में शामिल भी किया था। आज भी ये चार्टर ग्लोबल मैंग्रोव कंजर्वेशन का बेस बना हुआ है। इसके अलावा ISME ने मैंग्रोव फॉरेस्ट की इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वैल्यू का असेसमेंट किया, जिसमें इंडिया भी शामिल था। कंजर्वेशन की हालात देखी, कई वर्कशॉप करवाई एंड रेस्टोरेशन मैनुअल और वर्ल्ड मैंग्रोव एटलस भी तैयार किया जाता है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इससे लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है। पहले लोग मैंग्रोव को बेकार दलदली ज़मीन मानते थे, लेकिन अब इसको एक मल्टी यूज़ कोस्टल इकोसिस्टम की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ग्लोमिस एंड ग्लोबल मैंग्रोव सेंटर की हम बात करेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन का एक और बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने ग्लोमिस मतलब ग्लोबल मैंग्रोव डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया था। ग्लोमिस ग्लोबल मैंग्रोव डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक सर्चेबल डेटाबेस होता है। इसमें मैंग्रोव से जुड़े एक्सपर्ट, रिसर्च पेपर, स्पीसीज़ की जानकारी होती है। इसमें एक स्पेशल फीचर था मैंग्रोव इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट करने का काम किया गया। 1992 में एक वैज्ञानिक टीम ने साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना में फैले 9 देश के 23 मैंग्रोव साइट का सर्वे किया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने इसमें साइंटिफिक गाइडेंस दिया था। क्यों? एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर का बनाना। इन सेंटर को अब हर देश की सरकारें प्रोटेक्टेड एरिया की तरह मैनेज कर रही हैं, मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन कर रही हैं। मतलब ये पूरी जो पहल है ग्लोबल मैंग्रोव प्रोटेक्शन को साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज रूप देने का बहुत अहम हिस्सा बन गई है।
आप देख सकते हैं दोस्तों, जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, हरित क्रांति के लिए जिनको जाना जाता है, उन्होंने पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए कितना बढ़िया काम किया है। हमारे देश में ही नहीं, उन्होंने विदेश में भी जा कर के इस प्रकार के काम किए हैं। भारत में मैंग्रोव मैनेजमेंट का बदलाव। भारत में भी मैंग्रोव की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 1783 से ही मैंग्रोव फॉरेस्ट की मैनेजमेंट चालू हो गई, लेकिन उस समय सुंदरबन की बहुत सी मैंग्रोव ज़मीन को एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए साफ कर दिया गया था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से लेकर के 1980 तक एक तरीका चलता था, वो था क्लियर फेलिंग सिस्टम, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम के पेड़ों को हम काट देते हैं। लेकिन इस सिस्टम से मैंग्रोव की हालत हो गई ख़राब। ब्रिटिश और बाद में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो भी वर्किंग प्लान बनाए, उसमें रेस्टोरेशन के एफर्ट बहुत पुअर थे। लोकल कमिटीज़ को हमेशा इसका दोषी ठहराया जाता है, लेकिन स्वामीनाथन की रिसर्च फाउंडेशन ने इस पर डिटेल्ड साइंटिफिक काम किया था। 1993 और उसके बाद तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी हुई। इससे पता चला कि असली प्रॉब्लम लोकल लोगों से नहीं, बल्कि क्लियर फेलिंग सिस्टम से है, मतलब पूरा जो आप पेड़ पौधे काट दे रहे हैं। इसी से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं फिश बोन कैनाल मेथड एंड जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट। स्वामीनाथन की टीम ने साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर एक नया तरीका निकाला, जिसका नाम था हाइड्रो इकोलॉजिकल मेथड ऑफ मैंग्रोव रेस्टोरेशन, मतलब फिश बोन कैनाल मेथड। इस मेथड में ऐसे छोटे छोटे नालों की रचना करी जाती है, कैनाल्स की रचना करी जाती है, जो मछली की हड्डी जैसे पैटर्न में होते हैं। इससे पानी का नेचुरल फ्लो वापस लाया जाता है, जिससे मैंग्रोव खुद से रीजनरेट होते हैं। ये मेथड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मैंग्रोव्स एरिया में सक्सेसफुल पायलट टेस्ट हुई थी। इसके बाद ये इवॉल्व होकर के बन गया क्या चीज़, जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट एक्शन की बात करें तो साल 2000 में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कमेटी भी बनाई, जिसने इस जॉइंट प्रोग्राम को इवैल्यूएट भी किया। मतलब इस मॉडल को सभी सुटेबल कोस्टल एरियाज़ में लागू किया गया। इस रिकमेंडेशन के बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने मैंग्रोव रेस्टोरेशन के लिए ज़्यादा रुपए पैसा फेंकना चालू किया। इसके बाद साइक्लोन और सुनामी के समय मैंग्रोव के रोल की जब हम बात करते हैं, तो 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन और 2004 का इंडियन ओशियन सुनामी, इन दोनों समय मैंग्रोव फॉरेस्ट ने कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी लोगों को प्रोवाइड करी, जैसे कि जो प्रॉपर्टी है वो कम डैमेज हुई, नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाया। मतलब ये है कि मैंग्रोव सिर्फ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज नहीं हैं, ये नेचुरल सेफ्टी शील्ड है अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर। बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। इन घटनाओं के बाद सरकार और जनता दोनों ने लार्ज स्केल मैंग्रोव रेस्टोरेशन को मान्यता दिया। मैंग्रोव कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी ज़्यादा मजबूत किया, भारत और ग्लोबली भी। इसके बाद वर्ल्ड मैंग्रोव डे की बात करी जाती है, एक हमें रिव्यू का मौका मिला है। वर्ल्ड मैंग्रोव डे हर साल हम 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का उद्देश्य है मैंग्रोव की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना और ये देखना कि कंजर्वेशन एफर्ट्स से क्या बदलाव आया है। बात करते हैं अभी तक बदलाव की, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई है, जिसमें बोला जाता है कि भारत का कुल मैंग्रोव कवर है 4,991 वर्ग किलोमीटर। ये देश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का मात्र 0.15% है। अगर हम ISFR 2019 ISFR 2023 की तुलना करें तो मैंग्रोव में वृद्धि हुई है मात्र 16%। मतलब इंडिया में मैंग्रोव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। आगे परसेप्शन में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। पहले लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट को मार्सी लैंड समझते थे, जिसे एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए क्लियर किया जा सकता है, लेकिन अब दिमाग में चेंजेस आ चुका है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट को कोस्टल इकोसिस्टम का सेंट्रल हिस्सा माना जाता है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कोस्टल लाइवलीहुड सपोर्ट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इनकी भूमिका काफ़ी क्रिटिकल है। किसमें इससे डिजास्टर कम होता है, क्लाइमेट चेंज का असर कम होता है। इसके अलावा इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं रोजी रोटी कमाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चिड़ियाघर है, जीव जंतु हैं, बंगाल टाइगर है, सारी चीज़ यहाँ पर है। मैंग्रोव अब केवल पेड़ नहीं है, बल्कि नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट रिस्क सॉल्यूशन है एंड कम्युनिटी लाइवलीहुड के बैकबोन माने जाते हैं।
इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में जस्टिस वर्मा का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। अभी तक देखा जाए, इनकी ऊपर इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग लगाने की बात करी जा रही थी। पार्टिकुलरली किसी जज को हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम से। अभी तक हम लोग यही जानते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को मौका मिल गया है कि कैसे करके हम, कहना चाहिए, अपनी जो पकड़ है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा हम झुका सकते हैं। इनको हटाया तो वैसे इम्पीचमेंट के माध्यम से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे केंद्र सरकार कह रही है लोकसभा और राज्यसभा में हम प्रस्ताव पेश करके इनको हटाएंगे, बाय पार्टीजन जिसको बोला जाता है। तो हम चर्चा करने वाले हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू। इन्होंने बताया है कि लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम करते थे, इनके खिलाफ रिमूवल मोशन पेश किया जाएगा, हटाने का प्रस्ताव। ये फैसला सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बायपार्टीजन निर्णय है, मतलब सर्वसम्मत। अभी तक रूलिंग और अपोजिशन दोनों के 150 सांसदों ने इसके ऊपर सिग्नेचर भी किया है। इस मामले की शुरुआत कब होती है? जब दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रहे जस्टिस वर्मा के सरकारी घर में 14 मार्च को आग लग गई। आग ऐसी लगी कि पैसा में ही आग लग गई। आधे जले हुए नोट के बंडल, करेंसी नोट बरामद हुए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करवा लिया या फिर कर दिया गया। फिर लोकसभा में इंक्वायरी की प्रक्रिया कैसी होने वाली है? किरण रिजिजू का कहना है कि सभी दल सहमत हो गए हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने का निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा से होगी, फिर राज्यसभा में जाया जाएगा। तो ज़्यादातर जो लगे हुए हैं वो केंद्र सरकार ही है, लेकिन इसमें अपोजिशन को भी सरकार शामिल कर रही है कि भाई ऐसा ना हो कि हम लोग फंस जाएं। थोड़ा सा अपोजिशन को भी हम यहाँ पर खींचने की कोशिश करते हैं। सरकार का कहना है ये प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत होगी। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 21 जुलाई को अपोजिशन की ओर से राज्यसभा में भी एक रिमूवल मोशन पेश किया गया था। मतलब अपोजिशन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन लोकसभा में पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे जो आरोपों की जांच करेगी। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, दोनों चाहते हैं कि हम ऊपर ही रहें, हमारे ऊपर कानून नहीं रहे। अब यहाँ पर ओम बिरला ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाने वाले हैं, बोला जा रहा है इसमें कौन कौन रहेंगे। ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है कि ये कमेटी 3 लोगों की रहेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। अब ऑप्शनल है, मतलब सरकार के ऊपर। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब कानून की जानकारी रखने वाला कानून विशेषज्ञ। तो राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश इस विषय पर सरकार और संसद के बीच बातचीत का हिस्सा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे हैं। आगे बोला जाता है 21 जुलाई को तत्कालीन राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को भी एक नोटिस मिला था जिसमें जस्टिस वर्मा को हटाने की डिमांड करी गई थी। बात करते हैं संविधान और प्रोसेस के अनुसार क्या हुआ है। धनखड़ का कहना है ये नोटिस 50 से ज़्यादा अधिक राज्यसभा सदस्यों ने इसमें साइन किया है, जो कि हटाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को निर्देश दिया है कि ये आप पता लगाओ कि क्या लोकसभा में भी ऐसा कोई मोशन लाया गया है या नहीं। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार उन्होंने प्रक्रिया बताई और बोला कि आगे के ऑफिशियल स्टेप हम लेंगे। विपक्ष जोर दे रहा है कि राज्यसभा में दिया गया नोटिस एक्सेप्टेड होना चाहिए क्योंकि 63 सांसदों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। अब बात यदि हम करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जांच की, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरनल कमेटी ने जांच करी थी। फिर इसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा। यही रिपोर्ट जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का आधार बनी थी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भारत और मालदीव की रिलेशनशिप को बताती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मेजू ने भारत को थैंक यू बोला है कि उसने मालदीव की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और लिक्विडिटी से निपटने में पिवटल रोल निभाई है।
मालदीव की इकोनॉमी ऊपर जा सके, साथ ही साथ उसके पास जो डॉलर की कमी है उसको भारत ने काफ़ी हद तक पूरा किया है। उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी ने मिलकर के फ्यूचर कोऑपरेशन का एक क्लियर रास्ता हमको बता दिया है। पीएम मोदी अपनी यूके की यात्रा के बाद मालदीव के 2 दिन के राजकीय दौरे पर पहुंचे। पिछले साल रिश्तों में खटास आने के बाद अक्टूबर 2024 में जब राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भारत आए, तब से दोनों के रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा बताती है कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। मोदी का कहना है कि मालदीव हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोनों की दोस्ती के 60 ईयर पूरे होने पर एक डाक टिकट कमेरेटिव स्टाम्प भी जारी किया गया है। मोदी ने इसे एक वेरी चेरिश्ड फ्रेंडशिप बताया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने 4 एमओयू पर सिग्नेचर भी किया है और 3 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मछली, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, डिजिटल सॉल्यूशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में बातचीत हुआ है। ये सारे समझौते बताते हैं कि दोनों देश इकोनॉमी और डेवलपमेंट के सेक्टर में कॉपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत ने बोला है कि हम आपको 4,850 करोड़ का नया लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, और ख़ास बात यह है कि ये पहली बार है जब ये लोन भारतीय रुपए में दिया जा रहा है। वहीं यदि हम लाइन ऑफ क्रेडिट लोन की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसा लोन होता है जिसमें हम एक निश्चित सीमा तक पैसा उधार लेने की सुविधा पाते हैं, जिसे क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकालेंगे, चुकाएंगे और फिर से निकाल लेते हैं। केवल निकाली गई राशि पर ही आपको क्या मिलेगा, क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो 4,850 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है लोन के लिए, और ख़ास बात यह है कि ये पहली बार है जब ये लोन भारतीय रुपए में दिया जा रहा है, क्योंकि हमको डॉलर का जो ट्रेड है उसको कम से कम करना है। इसके बाद लोन रिपेमेंट में भारी छूट है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करी जाती है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया है कि इस नए एलओसी से मालदीव में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम समझौता हुआ है जिसमें मालदीव को पहले से लिए गए $800 मिलियन के लोन पर हर साल कम किस्त चुकानी पड़ेगी। अब मालदीव को हर साल $51 मिलियन की जगह सिर्फ $29 मिलियन चुकाना होगा, मतलब 40% की हम राहत दे रहे हैं। इससे मालदीव को काफ़ी सहारा मिलेगा, लोन का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, और कुल मिलाकर के जो रिलेशन है और भी ज़्यादा आगे होने वाले हैं। भारत मालदीव रिलेशन की जानकारों का मानना है कि ये नया सहयोग दोनों देशों के लिए ज़रूरी और सकारात्मक है। ये न सिर्फ राजनीतिक, रणनीतिक, जियोपॉलिटिक्स रूप से इम्पोर्टेंट है, बल्कि महत्वपूर्ण साझेदारी भी है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली भारत सरकार के द्वारा 25 ओटीटी प्लेटफार्म्स को ब्लॉक करने से जुड़ा हुआ है। सरकार ने बोला है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस एंड वल्गर कंटेंट ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे। इसी के चलते चलते हमने इनको ब्लॉकेट किया है। ये कदम उठाया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और आईटी रूल 2021 के माध्यम से। तो बात करते हैं कि कैसे और क्यों सरकार ऐसा कर सकती है। लीगल पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सरकार के पास में, इसमें है सेक्शन 69। इसने सरकार को पावर दे दिया है कि वो किसी वेबसाइट या फिर प्लेटफार्म को ब्लॉक कर सकती है अगर वो हमारे देश की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ में कंटेंट यूज़ कर रहा है, भारत की सुरक्षा या फिर जन व्यवस्था को खतरे में डाल रहा है, या फिर नैतिकता और शालीनता के खिलाफ है। तो ऑब्सेंस और वल्गर कंटेंट इसी मोरालिटी एंड डिसेंसी क्लॉज के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा जो कानून चलता है हमारे देश में, ये पार्टिकुलरली है आईटी रूल 2021 से रिलेटेड। तो इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि उल्लू, रैबिट मूवी, प्राइम प्ले आदि अब एक प्रकार के डिजिटल पब्लिशर माने जाते हैं, और इन पर नियम लागू हो चुके हैं सेल्फ रेगुलेशन एंड कंटेंट क्लासिफिकेशन का। तो प्लेटफार्म को ना अपने कंटेंट को A16+, 13+ एंड U जैसी कैटेगरी में क्लासीफाई करना पड़ता है। आप इसमें अश्लील या फिर भड़काऊ सामग्री को नहीं यूज़ कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ डाला जा रहा है तो उसके लिए आपको रोकना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम होना चाहिए, खुद ही गलती करो खुद ही सुधारो। हर प्लेटफार्म में ऐसा ऑफिसर बैठाना पड़ता है, यूज़र की शिकायत आती है और वो उसका समाधान करता है।
लेवल 3 ओवरसाइट मैकेनिज्म होता है। यदि कोई कंटेंट गंभीर रूप से आपत्तिजनक है ना, तो सरकार खुद कहती है मैं खुद आऊँगा। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी होती है जो कंटेंट की समीक्षा करके हटाने और ब्लॉक करने की सिफारिश करने का काम करती है। बात करते हैं कि कंटेंट वास्तव में ऑब्सेंस था एज पर रिपोर्ट। सरकार कह रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट दिखा रहे थे। एज गेटिंग कोई सिस्टम ही नहीं है, बच्चे भी देख ले रहे हैं। यूजर ग्रीवांस सिस्टम, शिकायत सिस्टम ख़त्म है। इसलिए सरकार का कहना है हम इनको अब साफ़ कर रहे हैं। ब्लॉक कैसे होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के पास कंप्लेन आती है, कंटेंट की समीक्षा होती है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी लेवल पर। फिर मिनिस्ट्री की तरफ से सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को उस वेबसाइट या फिर ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया जाता है।